Hello everyone, this is Divya Rana, an undergraduate student of IIT Delhi, and this is a video lecture on the topic Nature of Physical Laws from the chapter number 1 of Physics in CRT class 11. So let us begin. Nature of Physical Laws. Physicists explore the universe. Their investigations, based on scientific processes, range from particles that are smaller than atoms in size to stars that are very far away. यानी जो फिजिसिस्ट्स हैं वो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं. उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर मतलब एटम्स के भी अंदर के पार्टिकल्स उनसे भी छोटों से लेकर बहुत बड़े बड़े स्टार्स तक पे जाती हैं. In any physical phenomenon governed by different forces, several quantities may change with time. यानी कोई भी अगर फिजिकल फिनोमिनन है, कोई भी चीज है जो कि अलग अलग फोर्सेस के द्वारा गवर्न हो रही है, बहुत सारे फोर्सेस हैं उसमें, तो उसमें बहुत सी चीजें जो है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बहुत सारी क्वांटिटीज. A remarkable fact is that some physical quantities, however, remain constant in time. They are the conserved quantities of nature. यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. उन्हें हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज ऑफ नेचर. Understanding these conservation principles is very important to describe the observed phenomenon quantitatively. यानी कि इन कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम जो भी क्वांटिटेटिवली चीजों को हम समझ सके. क्वांटिटेटिवली मतलब अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास 10 जितनी है, कुछ भी यूनिट हो, तो वो 10 ही रहेगी, चाहे कितनी भी फोर्स एक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो कंजर्व्ड है. तो इसीलिए हमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व्ड हैं और कौन सी नहीं है. For motion under an external conservative force, the total mechanical energy, that is, the sum of the kinetic and potential energy of a body, is a constant. यानी अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर एक बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि हमें पता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती. The familiar example is the free fall of an object under gravity. Both the kinetic energy of the object and its potential energy change continuously with time, but the sum remains fixed. अब इसका कंजर्वेशन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फ्री फॉल मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ दो, वो सिर्फ फ्रीली आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के फॉल करने दो, तो वो ग्रेविटी के अंडर फॉल होता है. तो इस ऑब्जेक्ट की जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है टाइम के साथ हर समय. जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है और इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो हाइट में नीचे आता है जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. बट ये दोनों इंडिविजुअली वेरी कर सकती हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, बट इन दोनों का जो सम होता है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स्ड रहती है, और यही हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. If the object is released from rest, the initial potential energy is completely converted into the kinetic energy of the object just before it hits the ground. यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियली रेस्ट से छोड़ा था तो जो भी उसके अंदर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जस्ट बिफोर वो ग्राउंड को जब हिट करने ही वाला होता है तब. जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करता है तो इम्पैक्ट में सारी एनर्जी लॉस हो जाती है. This law, restricted for a conservative force, should not be confused with the general law of conservation of an isolated system, which is the basis of the first of thermodynamics. अब ये जो लॉ हमने बोला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो रेस्ट्रिक्टेड है कंजर्वेटिव फोर्स तक पे.
और इसे जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो कि आइसोलेटरी सिस्टम के लिए होता है उससे कंफ्यूज मत करना। मतलब कि अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी उस सिस्टम के ऊपर कोई और बाहर से फोर्स नहीं है, जो भी फोर्सेस है वो सिस्टम के इंटरनल है, उसके अंदर ही है, तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर 10 जूल है तो 10 जूल ही रहेगी, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। और यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिस। द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज सेंट्रल टू फिजिक्स and the expressions for energy can be written for every physical system। यानी एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो तो फिजिक्स पे ही सेंट्रल है, मेनली फिजिक्स में होता है, और किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। when all forms of energy, example heat, mechanical energy, electrical energy, are counted, it turns out that energy is conserved। The general law of conservation of energy is true for all forces and for any kind of transformation between different forms of energy। यानी कि अगर हम हर फॉर्म ऑफ एनर्जी को काउंट करें, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स हैं, तो हमें ये पता चलता है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस में एनर्जी लॉस हो जाती है, वो लॉस नहीं होती है, एक्चुअली वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ट्रू है अगर सारे के सारे फोर्सेस हम काउंट में लें और सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम इंक्लूड करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ट्रू है। हो सकता है वो हीट, लाइट, साउंड किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो। इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, if you include the effect of air resistance during the fall and see the situation after the object hits the ground and stays there, the total mechanical energy is obviously not conserved। The general law of conservation of energy, however, is still applicable। यानी जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल था उसमें अगर हम एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी ले फ्री फॉल में, तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट करता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती है, बट जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल रहता है, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट एनर्जी या फिर किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, बट टोटल एनर्जी जो है, जनरल जो एनर्जी का लॉ है वो एप्लीकेबल रहता है। The initial potential energy of the stone gets transformed into other forms of energy, heat and sound। यानी कि जो स्टोन है, जो स्टोन फ्री फॉल कर रहा है, उसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में तो कन्वर्ट होती ही है, पर वो अदर फॉर्म्स में भी हो जाती है, हीट और साउंड में। और अल्टीमेटली साउंड आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब बिकम्स हीट। जैसे ही वो ग्राउंड को जैसे हिट करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है, जो साउंड होता है वो एक बार जब एब्जॉर्ब हो जाए, एक बार साउंड हमें सुनाई देगी और फिर जब वो एब्जॉर्ब होता है तो हीट में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्टोन प्लस द सराउंडिंग्स, रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग पूरे को, अगर स्टोन और सराउंडिंग्स को हम एक सिस्टम माने तो टोटल एनर्जी अनचेंज रहेगी। The law of conservation of energy is thought to be valid across all the domains of nature, from the microscopic to the macroscopic। It is routinely applied in the analysis of atomic, nuclear and elementary particle processes। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है वो सारे के सारे डोमेन्स ऑफ नेचर में फॉलो होता है, वो माइक्रोस्कोपिक में भी होता है, मैक्रोस्कोपिक में भी। यानी कि एटॉमिक लेवल, न्यूक्लियर लेवल पे भी एनर्जी कंजर्व रहती है, और बड़े से बड़े स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज में भी।
ये जो है हर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एटॉम्स और न्यूक्लियस के भी एनालिसिस में यूज होता है रूटीनली. नाउ, until the advent of Einstein's theory of relativity, the law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature, since matter was thought to be indestructible. It was and still is an important principle used, for example, in the analysis of chemical reactions. अब आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के आने से पहले तक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी हम 100% ट्रू लॉ मानते थे, और वो भी एक बेसिक कंजर्वेशन लॉ ही था, क्योंकि तब तक हमें कोई एनर्जी ये नहीं पता था कि मास भी किसी चीज में कन्वर्ट हो सकता है, हमें मास कंजर्व लगता था. बट फिर आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर की इक्वेशन दी, जिससे हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट स्टिल हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कई जगहों पे यूज करते हैं अभी भी, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में ऑब्वियसली वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है. केमिकल रिएक्शंस के एनालिसिस में तो बहुत ज्यादा यूज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. A chemical reaction is basically a rearrangement of atoms among different molecules. If the total binding energy of the reacting molecules is less than the total binding energy of the product molecules, the difference appears as heat and the reaction is exothermic. यानी कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली जो होता है एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है. जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स से बने होते हैं, एटम्स में बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग एटम्स में, और उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अब मॉलिक जो भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल्स ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड्स बनाते हैं, और एक रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है. अब अगर जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, लेस है प्रोडक्ट से, तो जो डिफरेंस आया है इन एनर्जीज में वो हीट की तरह अपीयर होता है. यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा स्टेबल है, सो देयरफॉर एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक. द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर एनर्जी एब्सॉर्बिंग यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस. According to Einstein's theory, mass m is equivalent to energy E given by the relation E is equals to mc square, where c is the speed of light in vacuum. आइंस्टीन की थियरी से हमें पता है एनर्जी और मास में ये रिलेशन होता है, E is equals to mc square, या c जो है वो लाइट की स्पीड है. In a nuclear process, mass gets converted to energy or vice versa. This is the energy which is released in a nuclear power generation and nuclear explosions. यानी एक न्यूक्लियर प्रोसेस में हमारा जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस इक्वेशन के थ्रू, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है यही एनर्जी यूज होती है न्यूक्लियर पावर जनरेशन में और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में भी, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनमें. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, but all conserved quantities are not necessarily scalars. The total linear momentum and the total angular momentum of an isolated system are also conserved quantities, and both of these are vectors. ठीक है. These laws can be derived from Newton's laws of motions in mechanics, but their validity goes beyond mechanics. They are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's laws may not be valid. Besides their great simplicity and generality, the conservation laws of nature are very useful in practice too. It often happens that we cannot solve the full dynamics of a complex problem involving different particles and forces. The conservation laws can still provide useful results. जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो नेचर में काफी प्रैक्टिस किए जा सकते हैं. हम पूरे के एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, क्योंकि नेचर में सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को की फुल डायनेमिक्स को तो हम एक बार में सॉल्व नहीं कर पाते, बट
हम उसमें कंजर्वेशन लॉज को फिर भी अप्लाई करके काफी हद तक क्लोज रिजल्ट्स को ला सकते हैं. Conservation laws have a deep connection with symmetries of nature that you will explore in more advanced courses in physics. For example, an important observation is that the laws of nature do not change with time. If you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment on the same objects under identical conditions after a year, the results are bound to be the same. यानी कि जो लॉज ऑफ नेचर होते हैं वो टाइम के साथ बदलते नहीं है. अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट आज करती हूँ इस समय लेबोरेटरी में और उसी एक्सपेरिमेंट को उन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हीं कंडीशंस में एक साल बाद करती हूँ, तो भी हमारे रिजल्ट सेम आने चाहिए, तभी उन्हें हम लॉज ऑफ नेचर कह सकते हैं. इट टर्न्स आउट दैट दिस symmetry of nature with respect to translation in time is equivalent to the law of conservation of energy. So that's it. Thank you.